नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे हिंदी शिक्षा शास्त्र यानी हिंदी पेडागोजी के सेट नंबर 13 13वां सेट है। दोस्तों आई होप आप सभी सेट अच्छे तरीके से देख पाए होंगे। अगर आपने नहीं देख पाया किसी कारण की वजह से, किसी रीजन की वजह से, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा। आप लोग आसानी से सारे सेट देख सकते हैं क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। अगर आपने सारे सेट पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, तो हिंदी पेडागोजी हिंदी शिक्षा शास्त्र में 15 में से 15 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपके पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है बाई जायसवाल सर के माध्यम से आप यहाँ पे हिंदी पेडागोजी के 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आइए देखने वाले हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग भी आज कमेंट करके बता ही दीजिए दोस्तों कि 15 में से आज आप लोगों का स्कोर कितना जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पहले आपको जरूर चेक कीजिए। दोस्तों नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जब भी दोस्तों हम नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं, तो वह आपका लिखित परीक्षा होगा, मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना होगा, पढ़े गए नाटक का मंचन होगा या पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना होगा। तो नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नाटक शिक्षण की जब भी बात की जाए तो पढ़े गए नाटक का जो मंचन होता है दोस्तों, ठीक है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वह आपका पढ़े गए नाटक का मंचन। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। पढ़ने का प्रारंभ जो है प्राथमिक लेवल में, प्राइमरी लेवल में बच्चों में वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आप सभी को नमन है, जय हिंद। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आ चुका है कि पढ़ने का प्रारंभ जो है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। राइट ऑप्शन आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। दोस्तों तबीयत थोड़ा सा खराब है, इसकी वजह से हो सकता है आज आवाज़ आपकी अच्छी ना होगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। ऐसी विधा का शिक्षण हो जिस समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। क्या वह संवादात्मक कहानी विधा होगी शिक्षण की, कविता विधा होगी, एकांकी होगी या निबंध होगी। दोस्तों आप सर्वज्ञ हैं, आप ज्ञानी हैं, आप सब समझते हैं। ऐसा शिक्षण जिस समय आप मौन पठन को महत्व देते हैं वह कौन सी विधा होगी, निबंध विधा होती है। ठीक है, निबंध विधा के शिक्षण के समय आप क्या है, मौन पठन को महत्व देते हैं। तो राइट ऑप्शन अब क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हर एक प्रश्न सिलेक्शन के जैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। भाषा अर्जित कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। भाषा कक्षा का होता है, भाषा प्रयोगशाला का होता है, पाठ्य पुस्तक का होता है या आपके समाज का होता है। तो भाषा अर्जित जो कार्यक्रम होते हैं दोस्तों उनका प्रमुख उद्देश्य किसका होता है। देखिए ना, तो भाषा, देखिए प्रमुख उद्देश्य की बात कर रहे हैं हम, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य आपका समाज का होगा क्योंकि भाषा अर्जित जो भी कार्यक्रम होता है उसका प्रमुख उद्देश्य समाज का होता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। सह शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। जो आप देखते होंगे सह शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं या सह शैक्षिक कार्यक्रम किए जाते हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। बालक का बौद्धिक विकास करना, बालक का मानसिक विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना या बालक का शारीरिक विकास करना। तो दोस्तों जो सह शैक्षिक यानी शैक्षिक से संबंधित कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य होता है, वनली वन सर्वांगीण, बालकों में सर्वांगीण विकास करना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। राइट ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को दिल से लाइक किया होगा क्योंकि आप लोग शिक्षा को सपोर्ट करते हैं, शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षा कार्य की उपयोगिता है। जो कक्षा कार्य की उपयोगिता क्या होती है। बालकों के व्यस्त रहने के कारण अनुशासन बना रहता है, सीखा हुआ ज्ञान पक्का हो जाता है,
ये छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है, या ये सभी हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर जो बालक हैं वो कक्षा में कार्य कर रहे हैं तो उनकी उपयोगिता क्या होती है। देखिए अगर कोई भी बालक बालिकाएं हैं, आप शिक्षक अध्यापक अध्यापिका शिक्षिका होने के नाते आपके लिए क्या है, बालकों के व्यस्त रहने का कारण अनुशासन बना रहता है। अगर बालक कक्षा में कार्य करेंगे तो अनुशासन में रहेंगे, सीखा हुआ जो ज्ञान होता है वह क्या होता है, पक्का हो जाता है। छात्रों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है कक्षा में कार्य करने से। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं। जी हाँ, प्रयोग विधि को और किस नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों को आता है या पता है आप लोगों को तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना हुनर छिपाइए नहीं, अपना हुनर दिखाइए। अगर आपसे आता है तो जरूर कमेंट कीजिए। तो प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं, सूत्र विधि कहते हैं, संस्कृत विधि कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं, या भाषा संसर्ग विधि कहते हैं। तो जब भी प्रयोग की बात, ठीक है दोस्तों, तो प्रयोग विधि को क्या कहा जाता है। देखिए प्रयोग विधि को और क्या कहा जाता है। देखिए प्रयोग मतलब क्या होता है, जब कोई प्रयोग करेंगे उदाहरण होना चाहिए, यानी कि आगमन विधि। उदाहरण से नियम की ओर चलना आपकी आगमन विधि का कार्य है। तो प्रयोग विधि को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपके आगमन विधि के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। और यह सिलेक्शन वाला प्रश्न था, ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं प्रेरण का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, या ये सभी हो जाएंगे। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कहलाएंगे। भैया हम भाषा पेडोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिंदी पेडोलॉजी की बात कर रहे हैं, हिंदी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न क्वेश्चन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। 15 में से 15 लाना है। तो एक बार दिल से सब्सक्राइब कर लेंगे, दिल से वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए शिक्षा ही प्रकाश है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत दोस्तों प्रेरणा का सिद्धांत भी होता है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी होता है, जीवन से जुड़ने का सिद्धांत होता है। यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है। जब भी हम मौखिक भाषा के आकलन की बात करते हैं, उसके सर्वोत्तम तरीका की बात करते हैं, तो क्या वह आपका अंत्याक्षरी है, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, अनुभव बांटना या बातचीत करना, या किताब पढ़ना। तो मौखिक भाषा के आकलन का जो सर्वोत्तम तरीका होता है ओनली वन अनुभव बांटना व बातचीत करना होता है। तो राइट ऑप्शन आपका तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, परस्पर बातचीत मुख्यतः क्या होती है। जो परस्पर बातचीत होती है वह मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक होती है, पढ़ने लिखने में सहायक होती है, समय की बर्बादी है, या अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। तो देखिए ना तो अनुशासनहीनता को उत्पन्न करते ही, ना ही समय की बर्बादी है, ना ही पढ़ने लिखने में सहायक होती है। तो परस्पर जो बातचीत होती है मुख्यतः वह पूछा गया, तो मुख्यतः जो है प्रमुख सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न अगला पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर है, पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। जब भी हम देखिए आप सभी लोग जानते हैं 4 महत्वपूर्ण कौशल है। पहला जो कौशल आता है, प्रथम कौशल आपका श्रवण कौशल होता है, ठीक है, सुनना होता है, और अंतिम कौशल क्या होता है, अंतिम कौशल आपका लिखना होता है। ये बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है प्राइमरी लेवल में। तो पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, पढ़ना कौशल में अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसका अर्थ नहीं जान रहे हैं तो पढ़ना हमारा व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका अर्थ ग्रहण करना होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। भाषा अर्जित करने में, जब आप लोग भाषा अर्जित करते हैं, यानी बच्चों के लिए है, जब बच्चे भाषा अर्जित करते हैं उसमें वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। भाषा की पाठ्य पुस्तक पर अधिक बल दिया है, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर अधिक बल दिया है, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर अधिक बल दिया है, या कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर अधिक बल दिया गया है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाषा अर्जित करने में बच्चों में वाइगोस्की ने किस प्रकार से सबसे अधिक बल दिया है, तो समाज में होने वाले भाषा के प्रयोगों पर सबसे अधिक बल दिया है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? जब बालक बालिकाएं पढ़ते हैं तो उस प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान होना चाहिए बालक में, शब्दों को पढ़ने की कुशलता होनी चाहिए विद्यार्थियों में, शिक्षार्थियों में वाक्यों को पढ़ने की कुशलता होनी चाहिए शिक्षार्थियों में, पढ़ी गई पाठ्य पुस्तक का अर्थ ग्रहण करना होना चाहिए। तो पढ़ना मैं समझ गया, पढ़ना यानी कि अर्थ ग्रहण करना। तो पढ़ने की प्रक्रिया में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह कोई और नहीं दोस्तों, ओनली वन, पढ़ी गई जो पाठ्य पुस्तक का अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, पढ़ना कौशल, अर्थ ग्रहण करना, इन दोनों का कंबाइंड है। एक जो चुंबक होता है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो आप लोग समझ लीजिएगा, कंबाइंड बहुत ही बेहतरीन है। तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। प्रस्तावना में पूछे गए प्रश्न कैसे होने चाहिए? जब भी प्रस्तावना ने शुरुआत में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे होने चाहिए, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप प्रस्तावना में कैसे प्रश्न पूछोगे बच्चों से कैसे प्रश्न पूछेंगे, कि विषय वस्तु के जटिल प्रश्न पूछेंगे, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, गृहकार्य से संबंधित होगा, ये इनमें से कोई नहीं। जब भी हम प्राथमिक प्राइमरी लेवल की बात करते हैं बच्चों में प्रस्तावना से प्रश्न पूछे, कैसे पूछेंगे, तो पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। क्या है? पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए प्रश्न, प्रस्तावना में जो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन के साथ जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है? निगेटिव प्रश्न भी आना है, निगेटिव प्रश्न भी आना है, और ये निगेटिव प्रश्न है, कौन सी पद्धति जो है छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है? मॉन्टेसरी पद्धति, डाल्टन, प्रोजेक्ट, नाटक। देखिए मैं आपको तीन चीजें बताने वाला हूं कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी पद्धति मॉन्टेसरी पद्धति है, डाल्टन पद्धति है और नाटक पद्धति है। अगर ये आ गया कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी पद्धति कौन कौन सी हैं, तो ये तीनों हैं, मॉन्टेसरी, डाल्टन और नाटक। और ये पूछा जाए छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी पद्धति नहीं है तो प्रोजेक्टर, प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट बनाना, ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी पद्धति नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और साथ ही साथ दोस्तों ग्रामर के लिए अपठित गद्यांश पद्यांश के लिए भी आपका वीडियो अपलोड हो चुका है, लगभग 10 से 12 आपके अपठित गद्यांश पद्यांश की वीडियो है, वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 10 से 10-12 नंबर तो सभी लोग ला लाते हैं। ठीक है, 10 नंबर गद्यांश पद्यांश में दोनों मिला के सभी लोग लाते हैं। और आप जो मेन तैयारी होती है शिक्षा शास्त्र की, अगर शिक्षा शास्त्र में अगर 15 में से आपने 12 भी ले लिया और आपके वहाँ पे अपठित गद्यांश पद्यांश में अगर 10 भी आ रहा तो 22 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, और थोड़ा सा मेहनत कर लिया तो 25 आपके कंप्लीट। 25 कंप्लीट यानी समझ सकते हैं जो अपना 120 प्लस का स्कोर क्रैक करने का टारगेट है वो बहुत ही आसानी से हो सकता है। ठीक है, आई होप दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद है। सब्सक्राइब करते जाइएगा शिक्षा के चैनल को, क्योंकि पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, अंधकार को दूर करती है, और आपके जो मन के अंदर अंधकार है उसको भी ये शिक्षा ज्ञान जो शिक्षा है वो आपको प्रकाशमय करती है। तो दोस्तों प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, तीसरे ऑप्शन मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलता रहे, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे शिक्षा से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड। और हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करने वाले ओनली वन चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर है, जो आप लोगों का परिवार है, आप लोगों का चैनल है। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हमें उम्मीद रहती है कि चलिए दोस्तों ये शिक्षक का भी परिवार एक है, और इस परिवार को भी आप लोग बड़ा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पहले सैकड़ों में था, अब हज़ारों में है, धीरे धीरे लाखों में परिवर्तित होगा। तो ये सब आप लोगों का सपोर्ट है दोस्तों, हमेशा सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। अगर आप शिक्षा को पूजते हैं, शिक्षा को सम्मानते हैं, तो शिक्षा आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी।